औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एमए इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर का जो है पास्ट पेपर 2022 का सेकंड एनुअल इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। चूँकि जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। नई पॉलिसी के मुताबिक 40% अगर आप लोगों के मार्क्स आ जाते हैं तो आप लोग जो है पेपर क्लियर कर पाते हैं। और इसमें जो है आप लोगों का जो अमेरिकन लिटरेचर है तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है सेम बुक्स हैं, सेम टॉपिक्स हैं, हल्का फुल्का चेंज है। यहाँ पर जो है पेपर पैटर्न पहले मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का बताता चलूँ कि इसमें जो है आप लोगों के पास जो पेपर आता है तो इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है और उसमें जो है आप लोगों ने 10 अदद शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं, ठीक है। और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है। तो इस तरह जो है आप लोगों के पहले क्वेश्चन के 20 मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद मज़ीद आप लोगों को जो है 6 से 7 क्वेश्चन जो है और दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 4 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना होते हैं। और वो जो 4 क्वेश्चन हैं यानी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होते हैं। तो वो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का होता है। टोटल कुल मिला के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के 80 मार्क्स बन जाते हैं। तो इस तरह से टोटल मार्क्स आप लोगों के 100 हो जाते हैं। और 100 मार्क्स में से अगर आप लोगों के 40 मार्क्स आ जाते हैं तो आप लोग पेपर क्लियर कर लेते हैं। और अगर आप लोगों के जो है 40 मार्क्स नहीं आते तो आप लोग अपना पेपर क्लियर नहीं कर पाते। तो पेपर की तरफ जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं उन सबसे हमारा रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की तमाम अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जी चलें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं स्टार्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। वाई डज नॉट प्रॉक्टर वांट मैरी टू गो बैक टू द कोर्ट? प्रॉक्टर क्यों नहीं चाहता कि मैरी जो है वापस अदालत में जाए, उसकी क्या वजह है? जी, प्रॉक्टर डज नॉट वांट मैरी टू गो बैक टू कोर्ट बिकॉज ही fears that her testimony will further fuel the hysteria and endanger innocent people's life। जी तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है मैंने कुछ वर्ड्स जो है हाईलाइट कर दी हैं। इसमें कोर्ट का मतलब है अदालत, फेयर्स खदशा ख़तरा, टेस्टिमनी यानी गवाही, फर्दर फ्यूल यानी भड़का देना, मज़ीद भड़काना, एंडेंजर्ड यानी क्या मतलब है ख़तरे में डाल देना, इनोसेंट मासूम, पीपल्स लोगों की, लाइफ्स यानी ज़िंदगियों को। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा कि प्रॉक्टर डज नॉट वांट टू मैरी टू गो बैक to court because he fears that her testimony will further fuel the hysteria and endanger innocent people's life। प्रॉक्टर नहीं चाहता कि मैरी दोबारा अदालत में जाए क्योंकि उसे ख़तरा है कि उसकी गवाही हिस्टेरिया को मज़ीद जो है भड़का देगी और मासूम लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल देगी। He also worries that Mary's involvement will expose his own affair with Abigail, damaging his reputation। जी, इसमें जो है worries यानी परेशान होना, इन्वॉल्वमेंट शमूलियत, एक्सपोज बेनकाब करना, अफेयर ताल्लुकात को, डैमेजिंग ख़राब करना, ठीक है जी, या नुकसान पहुंचाना, रेपुटेशन शोहरत, शाख, हैसियत वगैरह को, ठीक हो गया। तो इसका जो है कम्प्लीटली ट्रांसलेशन क्या बनेगा कि उसे ये भी खदशा है कि मैरी की शमूलियत जो है अबिगेल के साथ उसके अपने ताल्लुकात को बेनकाब कर देगी और उसकी शोहरत को जो है नुकसान पहुंचाएगी। लास्टली ही बिलीव्स दैट द कोर्ट प्रोसीडिंग आर अनजस्ट एंड डज नॉट वांट टू सपोर्ट द करप्ट सिस्टम। जी, इसमें वर्ड्स हैं बिलीव्स यानी मानना, यकीन रखना, और प्रोसीडिंग्स यानी कार्रवाई, अनजस्ट गैर मुनसिफाना, सपोर्ट सहारा, करप्ट निज़ाम यानी कि आखिर में जो है उसका मानना है कि अदालती कार्रवाई गैर मुनसिफाना है और वो करप्ट निज़ाम की जो है हिमायत नहीं करना चाहता।
जी तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग जो है उर्दू रीड कर सकते हैं कि प्रॉक्टर नहीं चाहता कि मैरी जो है दोबारा अदालत में जाए, क्योंकि उसे ख़दशा है कि उसकी गवाही हिस्टेरिया को मज़ीद भड़का देगी और मासूम लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालेगी। उसे ये भी ख़दशा है कि मैरी की शमूलियत जो है अबीगेल के साथ उसके अपने ताल्लुकात को बेनकाब कर देगी और उसकी शोहरत को, उसकी हैसियत को जो है नुकसान पहुंचाएगी। आखिर में उनका मानना है कि अदालती कार्रवाई गैर मुनसिफाना है और वो करप्ट निज़ाम जो है उसकी हिमायत नहीं करना चाहती। जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है रीड कर लेते हैं कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द नीडल इन द पॉपेट, कि पॉपेट में सुई की अहमियत की वजाहत करे। सिग्निफिकेंस, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है इसका मतलब जो है अहमियत है, ठीक हो गया। और नीडल जो है यानी सुई को कहा गया है। द नीडल इन द पॉपेट डॉल्स holds great significance as it becomes a pivotal piece of evidence in Arthur Miller's play The Crucible। यानी पॉपेट गुड़िया में सुई बहुत अहमियत रखती है क्योंकि ये आर्थर मिलर के ड्रामे द क्रूसिबल में सबूत का एक अहम हिस्सा बन जाती। When a needle इज़ फाउंड इन द डॉल्स बेली, जब एक सुई जो है डॉल्स बेली यानी गुड़िया के पेट में पाई जाती है, बेली का मतलब यहाँ पे पेट है, इट इज़ सीन एज प्रूफ ऑफ विच क्राफ्ट। सीन का मतलब देखा जाना, प्रूफ सबूत ऑफ विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट का मतलब क्या है? जादूगरनी। यानी जब गुड़िया के पेट में सुई पाई जाती है तो उसे जादूगरनी के सबूत के तौर पर देखा जा सकता है। लीडिंग टू एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर्स अरेस्ट, जिसकी वजह से एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। दिस सिंपल ऑब्जेक्ट हाईलाइट्स हाउ पैरोनिया एंड सुपरस्टिशन कैन बी मैनिपुलेटेड टू कंडेम इनोसेंट इंडिविजुअल्स इन द सैलम विच ट्रायल्स। जी इसमें ऑब्जेक्ट जो है एक चीज़ का नाम दिया गया है, यानी सादा सी चीज़ है, सिंपल ऑब्जेक्ट, सिंपल सी चीज़। सपर्शन क्या मतलब है? तोहम परस्त, कंडेम यानी मजम्मत। सैलम विच ट्रायल्स, अब सैलम क्या है? सैलम जो उस डैन का नेम है। This solemn object highlights how paranoia and superstition can be manipulated to condemn innocent individuals in the Salem witch trials। क्या मतलब है? यानी ये सादा सी चीज़ इस बात पर रोशनी डालती है, हाईलाइट करती है कि सैलम डाइन जो है ट्रायल्स में मासूम अफराद की मजम्मत करने के लिए किस तरह पारोनिया और तोहम परस्ती से जोड़ तोड़ किया जा सकता है। जी तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग ट्रांसलेशन जो है रीड कर सकते हैं कि पॉपेट जो है गुड़िया में सुई बहुत अहमियत रखती है क्योंकि आर्थर मिलर के ड्रामे द क्रूसिबल में सबूत का एक अहम हिस्सा बन जाती है। जब गुड़िया के पेट में सुई पाई जाती है तो इसे जादूगरनी के सबूत के तौर पर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। ये सादा सी जो चीज़ है इस बात पर रोशनी डालती है कि सैलम डाइन ट्रायल्स में मासूम अफराद की मजम्मत करने के लिए किस तरह पारोनिया और तोहम परस्ती से जोड़ तोड़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वाई डज लेविनिया रिट्रीट इनटू द हाउस फॉरएवर एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी ड्रामे के इख्तिताम पर लेविनिया हमेशा के लिए घर में क्यों पीछे हट जाती है। जी आंसर की तरफ चलते हैं। लेविनिया रिट्रीट्स इनटू द हाउस फॉरएवर एट द एंड ऑफ द प्ले द हाउस ऑफ बर्नार्डा एल्बा बाय फेडरिको Garcia Lorca because her mother Bernarda has imposed strict societal norms and control over her life। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रिट्रीट्स है इसका मतलब क्या है? पीछे हट जाना, ठीक है। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। एट द एंड ऑफ दिस प्ले द हाउस ऑफ द बर्नार्डा एल्बा, क्या कहना चाह रहा है? फेडरिको गार्सिया लॉर्का के ड्रामे दी हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्बा के इख्तिताम पर लेविनिया जो है हमेशा घर के लिए जो है पीछे हट जाती है क्योंकि उसकी माँ जो है बर्नार्डा ने अपनी ज़िंदगी पर सख्त मुआशरती उसूल और कंट्रोल नाफिज कर रखा। पे वर्ड है हमारे पास इम्पोज्ड। इम्पोज्ड का मतलब नाफिज करना, स्ट्रिक्ट, सख्त, सोसाइटल मुआशरती, नॉर्म्स यानी उसूल वगैरह, ठीक है। तो यानी उसने जो है अपनी ज़िंदगी पे बहुत सख्त उसूल जो है, मुआशरती उसूल और उनका कंट्रोल नाफिज कर रखा था। जी नेक्स्ट है हमारे पास। लेविनिया रिट्रीट सिंबलाइज हर सबमिशन टू बर्नार्डाज ऑप्रेसिव अथॉरिटी
and the suffocation of her individuality and desire। अब यहाँ पे वर्ड है ऑप्रेसिव, क्या मतलब है इस, यानी जाबराना अथॉरिटी, सफोकेशन दम घुटना। अब इसकी जो है कंप्लीट ट्रांसलेशन की तरफ चलती हैं कि कंप्लीट इसके ट्रांसलेशन क्या बनती है। लेविनिया की पसपाई, इसकी बर्नार्डा के जाबराना इख्तियार के सामने सर झुका लेना और उसकी जो इनफरादियत और ख्वाहिशात के घुटन की अलामत। इंडिविजुअलिटी यानी इनफरादियत, अकेला तौर पे, डिज़ायर उसकी ख्वाहिशात को। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स, ये अक्स करती है, जो है अक्स दिखाती है द ओवरऑल थीम ऑफ कन्फाइनमेंट एंड रिप्रेशन विद इन द प्ले। जी इसमें वर्ड आया कन्फाइनमेंट, क्या मतलब है, कैद, और रिप्रेशन यानी जबर। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ये ड्रामे के अंदर कैद और जबर के मजमूई मौजू की भी इक्कासी करता है। जी तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप लोग कंप्लीट ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं कि फेडरिको जो है गार्सिया लोरका के ड्रामे द हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्बा के इख्तिताम पर जो लेविनिया हमेशा के लिए घर में पीछे हट जाती है, क्योंकि उसकी माँ बर्नार्डा ने अपनी ज़िंदगी पर सख्त मुआशरती उसूल और कंट्रोल नाफिज कर रखा है। लेविनिया की पसपाई उसकी बर्नार्डा के जाबराना इख्तियार के सामने सर तस्लीम कर लेना, सर को झुका लेना और उसकी इनफरादियत और ख्वाहिशात के घुटन की अलामत है। ये ड्रामे के अंदर कैद और जबर के मजमूई मौजू की भी इक्कासी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। वाई डज़ क्रिस्टीन हेट हर हस्बैंड? क्रिस्टीन अपने शोहर से क्यों नफ़रत करती है? क्रिस्टीन इन हेनरिक एबिसन्स प्ले अ डॉल्स हाउस harbors a resentment towards her husband Torvald। हेनरिक एबिसन्स के ड्रामे अ डॉल हाउस में क्रिस्टीन अपने शोहर टॉरवाल्ड के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार करती है। बिकॉज ही ट्रीटेड हर एज अ सबऑर्डिनेट, स्टिफल्ड हर इंडिपेंडेंस एंड प्रायोरिटाइज्ड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ओवर हर वेल बीइंग। क्योंकि उसने उसके साथ मातहत सलूक किया, उसकी आज़ादी को ख़त्म कर दिया और उसकी फलाह व बहबूद पर मुआशरती तवक्कुआत को तरजीह दी। शी फील्स अनफुलफिल्ड एंड trapped in their marriage, leading to her disillusionment and resentment towards him। क्या मतलब है कि वो अधूरी महसूस करती है और उनकी शादी में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ मायूसी और नाराज़गी का बाइस बनती है। जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द जैज़ म्यूज़िक इन द नावल जैज़? यानी नावल जैज़ में जो है जैज़ म्यूज़िक की क्या अहमियत है? इन टोनी मॉर्सन नावल जैज़ म्यूज़िक होल्ड सिग्निफिकेंट, सिंबॉलिक एंड थीमेटिक इम्पॉर्टेंस। क्या मतलब है? टोनी मॉर्सन के नावल जैज़ में जो है जैज़ मौसीकी को नुमायाँ अलामती और मौज़ूआती अहमियत हासिल है। It represents the cultural and artistic vibrancy of the Harlem Renaissance era, serving as backdrop to the characters। यानी ये हार्लम रिनाइसेंस दौर की सकाफ़ती और फ़नकाराना मुतहरकियत की नुमाइंदगी करता है, जो किरदारों की ज़िंदगी के पस मंज़र के तौर पे काम करता है। जैज़ म्यूज़िक आल्सो mirrors the novel's non-linear narrative structure with its improvisational and fragmented style, emphasizing the themes of the identity, memory and the unpredictable nature of the life। यानी जैज़ म्यूज़िक नावल के गैर ख़ती यानी बग़ैर लाइन के जो है बयानिया ढांचे का भी आयनादार है। इसके इस्लाही और बिखरे हुए अंदाज़ के साथ शनाख्त, याददाश्त और ज़िंदगी की गैर मुतवक्की नौइयत के मौज़ूआत पर ज़ोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हु इज़ वायलेट? कि वायलेट जो है कौन है? इन टोनी मॉर्सन नावल जैज़, वायलेट ट्रेस इज़ वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स। यानी टोनी मॉर्सन के नावल जैज़ में वायलेट ट्रेस मरकज़ी किरदारों में से एक किरदार है। शी इज़ अ कम्प्लेक्स एंड ट्रबल्ड वुमेन
who struggles with her identity and past trauma। यानी वो एक पेचीदा और परेशान औरत है जो अपनी शनाख्त और माजी के सदमे के साथ जो है जद्दोजहद करती है। वायलेट becomes involved in a love triangle that drives much of the novel's plot, highlighting themes of the love, obsession and the consequences of the पास्ट। यानी वायलेट एक मोहब्बत की मुसल्लस में शामिल हो जाता है जो नावल के ज़्यादातर प्लॉट को चलाता है, मोहब्बत के मौज़ूआत, जुनून और माजी के नताइज को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7। द सोल्जर्स टीज द प्रीस्ट इन अ फेयरवेल टू आर्म, What does it suggest? फौजी पुजारी को हथियारों से अलविदाई में छेड़ रही हैं, ये क्या तजवीज़ करता है, ये क्या उन्हें जो है एडवाइस करता है। द सोल्जर्स टीजिंग द प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी पुजारी को बोला जाता है, ठीक है। द सोल्जर्स टीजिंग द प्रीस्ट इन अर्नेस्ट हेमिंगवेज अ फेयरवेल to arms suggest a disconnect between traditional religious beliefs and the harsh realities of wars। यानी अर्नेस्ट हेमिंगवे की अ फेयरवेल टू आर्म्स में पादरी को छेड़ने वाली सिपाही रिवायती मजहबी अकायद और जंग की तलख हकीकतों के दरमियान एक राब्ता मुनक़ता करने का मशवरा देता है। इट हाईलाइट्स the skepticism and irreverence many soldiers felt towards organized religion during World War I। ये पहली जंग अज़ीम के दौरान मुनज़्ज़म मज़हब के तई बहुत से फ़ौजियों के शक़ूक़ व शुबहात और बेइज़्ज़ती को उजागर करता है। द प्रीस्ट प्रेजेंस सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ द इनइफेक्टिवनेस ऑफ फेथ in the face of the brutality and cause of war। क्या मतलब, यानी पादरी की मौजूदगी जंग की बर्बरियत और अफरा तफरी के दौरान ईमान के गैर मुअस्सर होने की अलामत है। जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। जी तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वाई डू हेनरी एंड कैथरीन डिसाइड टू गो टू स्विट्ज़रलैंड। यानी हेनरी और कैथरीन ने जो है स्विट्ज़रलैंड जाने का फ़ैसला क्यों किया। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हेनरी एंड कैथरीन डिसाइडेड to go to Switzerland in Ernest Hemingway's A Farewell to Arms to escape the horrors of the World War I and find refuge in a neutral country। यानी हेनरी और कैथरीन जो है पहली जंग अज़ीम के हौलनाकियों से बचने और एक गैर जानिबदाराना मुल्क में पनाह हासिल करने के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे की A Farewell to Arms में स्विट्ज़रलैंड जाने का फ़ैसला करते हैं। Switzerland neutrality offers them a chance at a peaceful life away from the conflict and they hope to build a future together। Their conflict यहाँ पे कहा गया है दंगा फसाद झगड़े वगैरह, और पीसफुल जो है अमन पसंद लाइफ ज़िंदगी को। यानी स्विट्ज़रलैंड की गैर जानबदाराना उन्हें तनाज़ात से दंगा फसाद से दूर एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करती है और वो वहाँ मिलकर मुस्तकबिल की तामीर की उम्मीद करते हैं। Additionally, Switzerland is known for its natural beauty and serenity, providing a contrast to the war-torn landscape they have experienced। क्या मतलब, मज़ीद ये कि स्विट्ज़रलैंड जो अपनी फितरी खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता है जो जंग ज़दा मनाजिर के बरअक्स है जिसका उन्होंने तजर्बा किया। जी क्वेश्चन नंबर है 9। एक्सप्लेन द टर्म डिक्शन। डिक्शन लुगत की इस्तिलाह की वजाहत करें। डिक्शन refers to the choice of words and the way they are used in speech or writing to convey a specific meaning or create a particular tone or style। यानी लुगत से मुराद अल्फाज का इंतखाब और वो तरीका है जिसे तकरीर या तहरीर में किसी ख़ास मानी को पहचानने या एक ख़ास लहजा या अंदाज़ तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It encompasses vocabulary, syntax and language style, impacting the overall clarity, mode and effectiveness of communication।
ये अल्फाज नहव और ज़बान के अंदाज़ को घेरे हुए है जो मजमूई वजाहत, मोड और मवासलात की तासीर को मुतासिर करता है। डिक्शन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग द राइटर्स आर स्पीकर्स वॉइस एंड कन्विंग देयर इंटेंटेड मैसेज। यानी डिक्शन जो है मुसन्निफ़ या बोलने वाले की आवाज़ की वजाहत और उनके मतलूबा पैगाम को पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा करती है। जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज़ आयरनी, यानी सितम ज़रीफ़ी क्या है। आयरनी इज़ अ लिटरेरी और रिटोरिकल डिवाइस वेयर देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन एंड व्हाट एक्चुअली अकर्स। क्या मतलब है? सितम ज़रीफ़ी एक अदबी या बयानबाजी का आला है जहाँ कुछ होने की तवक्को की जाती है जो हकीकत में होता है उसके दरमियान तज़ाद यानी उल्ट पाया जाता है। It often involves a situation where there is a discrepancy between appearance and reality, leading to surprise or humor. इसमें अक्सर ऐसी सूरत हाल शामिल होती है जहां ज़ाहिरी शक्ल और हकीकत के दरमियान फ़र्क पाया जाता है जिसकी वजह से हैरत या मज़ाह पैदा होता है। There are different types of irony, including verbal irony, saying one thing but meaning another. सितम ज़रीफ़ी की मुख्तलिफ़ किस्में हैं बशमूल ज़बानी सितम ज़रीफ़ी यानी एक बात कहना लेकिन मानी दूसरे होना। इसी तरह है सिचुएशनल आयरनी यानी when the outcome is opposite to what is expected। हालात की सितम ज़रीफ़ी जब नतीजा तवक्को के बरअक्स हो, उल्टा। एंड ड्रामेटिक आयरनी वेयर द ऑडियंस नॉन समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट, यानी ड्रामाई सितम ज़रीफ़ी जहाँ सामेईन को, सुनने वालों को कुछ मालूम होता है जो किरदार नहीं जानते। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो है इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन आप लोग रीड कर सकते हैं कि सितम ज़रीफ़ी एक अदबी या बयानबाजी का एक आला है जहाँ कुछ होने की तवक्को की जाती है और जो हकीकत में होता है उसके दरमियान जो है तज़ाद यानी उल्ट पाया जाता है। इसमें अक्सर ऐसी सूरत हाल शामिल होती है जहाँ ज़ाहिरी शक्ल और हकीकत के दरमियान फ़र्क होता है जिसकी वजह से हैरत या मज़ाह पैदा होता है। सितम ज़रीफ़ी की मुख्तलिफ़ किस्में बशमूल ज़बानी सितम ज़रीफ़ी यानी एक बात का कहना लेकिन मानी दूसरे होना, और इसी तरह हालात की सितम ज़रीफ़ी यानी जब नतीजा कुछ होता है और तवक्को कुछ होती है। और ड्रामाई सितम ज़रीफ़ी यानी जहाँ सामीन को कुछ मालूम होता है और जो किरदार होता है वो बिल्कुल ही नहीं जानते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किए। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। एलेबोरेट द मेन थीम ऑफ द क्रूसिबल, द क्रूसिबल के मरकज़ी थीम की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू एग्री विद द रिमार्क्स दैट साइलेंस स्पीक्स आउट द वॉल्यूम एंड द ड्राइव्स पीपल मेड इन द मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। क्या आप इन रिमार्क्स से इत्तफाक करते हैं कि खामोशी हुज्जम को बताती है और लोगों को मातम में दीवाना बना देती है? इलेक्ट्रा के मुताबिक आप लोगों ने इसका जवाब देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि क्रिटिकल एनालिज द नॉवल जैज बाय टोनी मॉरिसन एज एन एक्सीलेंट एक्सप्रेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनिज्म, यानी टोनी मॉरिसन के नावल जॉज को पोस्ट कॉलोनिज्म के बेहतरीन इजहार के तौर पे तनकीदी तौर पर तज्जिया करें। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कुछ इस तरह से है, हेमिंगवेज नॉन फॉर हिज इंक्लूजन ऑफ हेमिंगवेज हीरोज़ इन हिज वर्क, हु इज़ द हेमिंगवेज हीरोज़ इन अ फेयरवेल टू आर्म एलेबोरेटिंग हिज ट्रीट्स। हेमिंगवे अपने काम में हेमिंगवेज के हीरोज़ को शामिल करने के लिए जाना जाता है। अ फेयरवेल टू आर्म्स में जो है हेमिंगवे का हीरो कौन है जो इसकी खसलतों को बयान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है उसने क्या कहा है, वाइट मैंस
poetry is dramatic in both its subjects matter and its language explain. white man की शायरी अपने मौजू और ज़बान दोनों में जमहूरी है, इसकी वजाहत करें। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। तो इसमें जो है क्या पूछता है, वो कहते हैं क्रिटिकली एवल्यूट वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। क्या कहता है कि नीचे दी गई पोइम्स में से किसी एक को मुख्तसरन बयान करें। तो इसमें जो है एक्वेंटेड विद द नाइट, पहली जो है उसने पोइम ये दे दी है, जिसका आप लोगों ने जो है आंसर अच्छे तरीके से देना है। कम अज़ कम आप लोग जो है 6 से 7 या 8 हेडिंग्स लाजमी दें। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट उसने दिया आफ्टर द लास्ट बुलेटिन, यानी आखिरी बुलेटिन के बाद क्या हुआ, ये 2 नज़में, इन 2 नज़मों में से आप लोगों ने जो है आंसर करेक्टली देना है। अब इसमें आप लोगों के साथ एक बात और मैं शेयर करता चलूँ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रही हैं कि यहाँ पे जो है एटलीस्ट मैंने जो है किसी क्वेश्चन के अंदर 7 और किसी के अंदर 8 और किसी के अंदर जो है 10 हेडिंग्स दी हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग अपना पेपर रिप्रेजेंट करती हैं 7 से 8 हेडिंग्स में कम अज़ कम आप लोग लिखती हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है कम अज़ कम जो है 500 से 600 वर्ड्स के अंदर आप लोग लिखते हैं, तो आप लोगों के आउट क्लास नंबर बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमान।